नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल साइंस सीरीज वाली क्लास के साथ। और ये 10th क्लास एनसीईआरटी स्पेशल साइंस सीरीज वाली क्लास है और इस क्रम में हम लोग चैप्टर नंबर 4 के ऊपर आज चर्चा करने वाले, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दैट मीन्स इस सीरीज के अंतर्गत तीन चैप्टर को ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूं और क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत, और वो तीनों के तीनों चैप्टर्स के लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, वहां भी जाकर के आप उसे देख सकते हैं। और फिलहाल आज के टॉपिक के ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, चौथा चैप्टर है क्लास 10th एनसीईआरटी बुक और कार्बन के बारे में इसमें पूरी चीजों को समझाया गया। कार्बन और उसके क्या यौगिक है, कितने कंपाउंड्स है, या किस तरीके से उसको हम अपने आसपास के लाइफ से जोड़ के देख सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है। और बेसिकली कार्बन की अगर हम बात करें तो यूजुअली आप जानते हैं कि कार्बन एक प्रकार का तत्व है। तत्व मतलब एलिमेंट आप इसे कह सकते हैं, और इसे नॉन मेटल के कैटेगरी में रखा जाता है, अधातु के कैटेगरी में रखा जाता है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। लेकिन ये एक ऐसा एलिमेंट है जो यत्र तत्र सर्वत्र हमेशा किसी न किसी रूप में आपको मिल जाता है, उपलब्ध होता है। वर्सटाइल एलिमेंट आप इसको कह सकते हैं, आप इसे यूनिवर्सल एलिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि सब जगह इसकी उपलब्धता है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं तो सीधा सीधा अगर टिपिकल एग्जांपल की बात करूं तो कार्बन के कई अपरूप होते हैं, जिसमें डायमंड भी है, ये भी एक कार्बन है, कोयला भी है, इसके अतिरिक्त ग्रेफाइट भी है, ये सब कार्बन है। लेकिन जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, चाहे ये एनिमल की बात हो या फिर प्लांट की बात हो, ये सब ऑर्गेनिक कंटेंट कहलाते हैं और इसमें भी कार्बन होता है। हम जो खाना खाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो या प्रोटीन का कंटेंट हो या फैट का कंटेंट हो, इसमें भी कार्बन है। तो ये भी कार्बन का एक तरीके से एग्जाम्पल है। कार्बन से बनी हुई चीजों के कैटेगरी में इसको भी रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रेफाइट की बात हमने अभी की, जिससे लेड पेंसिल बनाया जाता है और इस तरीके के अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं, और कुछ और भी कमर्शियल तौर पर अवेलेबल पदार्थों को आप यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो। चाहे वो रबर का मतलब टायर हो या कोई अन्य टायर हो या फिर डीजल पेट्रोल केरोसिन हो, ऑल दो स्टफ बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ कार्बन। सो इसीलिए कार्बन को यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह मौजूद एक पदार्थ के तौर पर जाना जाता है, किसी न किसी रूप में उपलब्ध होता है। और कहते हैं अकेले कार्बन के यौगिकों की संख्या, कंपाउंड की संख्या इतनी है मिलियंस में, कि बाकी अन्य सारे जो एलिमेंट्स है, बाकी अन्य कार्बन को छोड़ करके अन्य सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड का कंबाइंड नंबर आप देखेंगे तो कार्बन के कंपाउंड्स ही ज्यादा संख्या में आपको मिलेंगे। इसीलिए तो इसे यूनिवर्सल एलिमेंट के कैटेगरी में रखा जाता है, जिसके बारे में आगे हम बातचीत करेंगे। सो इसीलिए पहला पॉइंट यहाँ पे यही है कि ये एक तरीके का वर्सटाइल एलिमेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वोत्मुखी तत्व, जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाले लगभग हर तरह की वस्तुओं में किसी न किसी रूप में ये मौजूद रहता है, और उन वस्तुओं को बनाने का एक तरीके का आधार है। आज इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले। कार्बन जो कि एक एलिमेंट है, अधातु के कैटेगरी में, नॉन मेटल के कैटेगरी में इसको रखा जाता है, लेकिन यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, और इसकी अपनी महत्ता और इसके यौगिकों की संख्या अनगिनत है, बहुत ज्यादा है, और इसी से इसकी महत्ता हमारे सामने स्पष्ट होती है। इन सब के ऊपर आज चर्चा करने वाले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सीधा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो लोग अब तक इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए काम कर रहा है, आपको हेल्प मिल रहा है, तो कृपया करके मेरे रिक्वेस्ट पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन कर देना है। बाकी फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल सब यही है, साइंस बाय सुमित सर नाम से है। तो आप यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन सब चीजों से जुड़िए और सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही आप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने देखा, भोजन से लेकर के कपड़े तक, दवाओं से लेकर के किताबों तक, अनेक वस्तुएं कार्बन पर आधारित है। मतलब वर्सटाइल एलिमेंट, सर्वोत्मुखी तत्व कार्बन पर आधारित है। इसके अतिरिक्त लिविंग ऑर्गेनिज्म की संरचनाएं भी कार्बन पे आधारित है। तो हम मनुष्य, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर की बात कर ले या पेड़ पौधों की बात कर ले, इसमें भी कार्बन होता है। एंड हमारे एटमॉस्फेयर में भी कार्बन किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। कहते हैं भूपट्टी जो अर्थ क्रस्ट होता है तथा वायुमंडल,
एटमॉस्फेयर, इसमें भी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होते हैं, ये आप जानते हैं। भूपटल में जो खनिज होते हैं, जैसे कार्बोनेट खनिज है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सब में कार्बन है। इसमें थोड़ा कम मात्रा में रहता है, 0.02% के आसपास है, ठीक है, लेकिन ये है तो तथा वायुमंडल में 0.03 के परसेंटेज के आसपास ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उपस्थित रहता है, ये ठीक बात है। तो अल्प मात्रा है लेकिन उपस्थित तो है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये विशेष महत्व रखता है, तभी तो हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, तभी तो इसके ऊपर हम बात करते हैं, और अभी फिलहाल इसी के ऊपर हमें बात करनी है, इसके बहुत सारे पहलुओं को जानना है। तो सबसे पहली चीज, ये तो इंट्रोडक्शन की बात होगी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इस टॉपिक में हमें समझना है, बॉन्डिंग होता है। ऑलमोस्ट आप जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, कुछ कुछ मैंने पहले भी बताया है। तो अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर यहां से डिस्कशन को आगे ले चलूं, आप मेटल नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड के बारे में मेटल नॉन मेटल के क्लास के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वो आपको क्लास मिल जाएगी, मेटल नॉन मेटल, मतलब जो इस 10 सीरीज में भी आपको बताया गया है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन से भी क्लास पे जा सकते हैं, बाद में जाइएगा। फिलहाल अभी मेटल नॉन मेटल वाला याद कीजिए, अगर आपको याद है। अगर सोडियम मेटल है, नॉन मेटल क्लोरीन है, और दोनों के बीच बॉन्ड बनता है, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। बट कार्बन तो नॉन मेटल है, एंड यूजुअली आप जानते हैं कि नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से नहीं बल्कि शेयरिंग से बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। यानी कार्बन में बेसिकली बॉन्डिंग किस तरीके का होता है, कार्बन किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, चाहे कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, जैसे आपने ये देखा होगा, इस तरीके का एक पैटर्न होता है ना, या फिर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से भी जुड़ा होता है। ऐसे आगे आप पढ़ोगे ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ा होता है, ये लकीर है। ये कोवैलेंट है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। और इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शेयरिंग हो रही है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तभी डबल बॉन्ड बन रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसके साथ साथ आप ये भी देखोगे आगे जब पढ़ोगे, तो आप ये भी देख सकते हो कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है, तो ये भी कोवैलेंट बॉन्ड ही है। तो बेसिकली कार्बन कार्बन हो या कार्बन अन्य एटम के साथ, ऑक्सीजन के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ, नॉन मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाता है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बल्कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है। तो आप कह सकते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी, साझेदारी से बॉन्ड का निर्माण होता है, और ऐसे ही बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां कोवैलेंट बॉन्ड की कहानी एग्जाम्पल के तौर पर, ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने, आप पहले से ही जानते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से देखो आप, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये हाइड्रोजन इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये इससे, ये इससे, इससे, सब चारों के चारों हाइड्रोजन इस एक कार्बन से एक एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे, मतलब यहां देख लो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मान लो डॉट है और कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस है, तो एक हाइड्रोजन और एक कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन खुश स्टेबल, ये हाइड्रोजन खुश, ये खुश, ये खुश, और 4 कार्बन तो ऑलरेडी, मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसको स्टेबिलिटी के लिए 8 चाहिए ना। तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन भी खुश और इधर हाइड्रोजन भी 2 में खुश हो जाता है। इसी तरीके से यहां देख लो, कुछ इस तरीके का पैटर्न है, इसमें कार्बन ज्यादा है, ठीक है, इसमें एक कार्बन था पहले वाले में, दूसरे में 2 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड वैसे ही है ना। हाइड्रोजन भी ज्यादा हो जाएगा इसमें, 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया। इसी तरीके से आप इसमें देखो, यहां कार्बन कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, लाइक दिस वन एंड दिस वन, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है।
तो फिर डबल बॉन्ड बन गया और बाकी ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो ये सब एक तरीके का कंपाउंड है। आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन इसको कहा जाता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपको यही दिख रहे हैं। लेकिन कंपाउंड सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही नहीं होते, कंपाउंड आपको CHO वाले भी मिल जाएंगे, ऐसे कंपाउंड आपको C2H5OH वाले भी मिल जाएंगे। इन सब को आपको आगे समझना है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो इसी संदर्भ में कुछ बातें यहां पे लिखी गई है, जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा था कि अधिकांश कार्बन यौगिक, अधिकांश ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है ना, ये हमने बात कर ली है, विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। यूजुअली ये हम जानते हैं, दीज आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उपरोक्त यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक, जो कि आयनिक यौगिकों की क्वथनांक तथा गलनांक के तुलना में काफी कम है, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होते हैं आयनिक कंपाउंड के तुलना में। और आंकड़ों के आधार पर, इसे आप जानते हैं, पहले भी हम बात कर चुके हैं, है ना। इन आंकड़ों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है। ये भी एक सत्य है, क्योंकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक है, कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंध से किसी आयंस की उत्पत्ति नहीं होती है, और आयंस की उत्पत्ति नहीं होती है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए आयंस का बनना बहुत जरूरी है ना। सो कुल मिलाकर के अगर कुछ पदार्थों के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है, जैसे एसिडिक एसिड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन वाला है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 290, बॉइलिंग पॉइंट है 391, है ना। दूसरा क्लोरोफॉर्म 209, 334, इथेनॉल, ये सारे के सारे, मीथेन, सबका ये डेटा आपको याद नहीं रखना कि किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बट कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि ऑब्वियसली किससे कम होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, उससे कम होना चाहिए। और यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके क्वथनांक और गलनांक आयनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक के तुलना में काफी कम होते हैं। इन जनरल आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, आयनिक बॉन्ड नहीं है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर के कैटेगरी में इसको रखा जाता है, आयंस जनरेट नहीं करते हैं। फिलहाल कार्बन की कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप सब जानते हैं, 6, यही होता है ना। एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 6 होने का क्या मतलब होता है, किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट के लिए जब आप एटॉमिक नंबर पढ़ते हो ना, तो जितना एटॉमिक नंबर या जितनी परमाणु संख्या होती है ना, हम कहते हैं ना, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन की परमाणु संख्या अगर 6 है तो इतने ही इलेक्ट्रॉन है और इतने ही प्रोटॉन भी है। ये बात भी आप जानते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं इन जनरल। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर होते हैं। ये सब कहानी आपने 9th क्लास में पढ़ ली है, ऐसा मैं समझता हूँ। फिलहाल परमाणु संख्या अगर सोडियम का 11 है तो इसका मतलब सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। यही कहानी है ना, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता है कार्बन में, प्रोटॉन की संख्या भी पता है और न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल आप ये जानते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अब कार्बन अगर मॉलिक्यूल बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, तो कार्बन की स्टेबिलिटी किससे मिलेगी। जैसे कोई भी एटम है वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस एटम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है, यही होता है ना। अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप निकालोगे, निकालो 1s2 2s2 2p2, यही होता है ना। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में ये 2s और 2p सेकेंड ऑर्बिट है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो टोटल 6 में से 2 और 4 का डिवीजन हो गया। और हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए कार्बन को क्या चाहिए, 2 और 8 ऐसे चाहिए ना। ये किसका होता है, इनर्ट गैस नियॉन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करके अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। इसी क्रम में
ये बॉन्ड बनाता है कार्बन, इसी क्रम में क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, बंधन का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो अब देखो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, और इसको चाहिए क्या, 2 है, इनर वाला ये रहने दो, लेकिन 4 है, लेकिन इसको चाहिए ये 8 चाहिए, ठीक है ना, तभी जाकर के ये स्टेबल होगा, ये इस तरीके से चाहिए ना इसको। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं या आपको मैं बोलूं कि सोचो थोड़ा सा कि कार्बन के पास 2 4 ये कॉन्फ़िगरेशन है और 8 चाहिए, ठीक है ना, तो इसके पास क्या तरीका है, रास्ता क्या है। एक तो अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड को अभी सोचने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप ये मत सोचो कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का भी एक विकल्प है, ठीक है ना, वो छोड़ दो आप। फिलहाल अगर मैं कहूं कि ये कार्बन है और ये अपने आप को इस रूप में लाना चाहता है, नियॉन की तरह लाना चाहता है, ठीक है ना, 4 तो ऑलरेडी इसके पास है, 8 चाहिए इसके पास, देखा या तो 8 चाहिए इसके रूप में, या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करके, हीलियम भी तो इनर्ट गैस है ये, ठीक है ना, ये भी स्टेबल कंडीशन है। तो एक तरीका ये हो सकता है कार्बन के पास कि अगर कार्बन के पास मान लो 2 4 का ये कॉन्सेप्ट है, तो पहला ये हो सकता है, पहला इस रूप में लाने के लिए कि ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, गेन कर ले, ऐसा हो सकता है। और अगर गेन करेगा तो कार्बन के ऊपर ये माइनस चार्ज आ जाएगा, गेन करना मतलब नेगेटिव आयन, मतलब इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये चार्ज आ जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि इसके पास जो 4 है ना, ये 2 में भी तो स्टेबल हो सकता है, हीलियम वाले केस में भी तो स्टेबल हो सकता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, मतलब लॉस्ट कर दे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस, है ना, डोनेट कर दे। ये दोनों ही कंडीशंस आइडियल नहीं है, ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन सपोज मैं कहता हूं किसी को, किसी से ले रहा है, ठीक है, तो अगर 4 ओवरऑल कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओवरऑल कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 4 किसी से ले लेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, ठीक है ना, और प्रोटॉन तो वैसे ही रहेगा 6, तो 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना, मतलब होल्ड करके रखना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये इसे दे दे, मतलब किसी को दे दे, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को इसने दे दिया तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब इस काम को कैरी करने के लिए ऑलरेडी 6 प्रोटॉन है, अब 4 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, 2 ही इलेक्ट्रॉन के साथ ये सर्वाइव कैसे करेगा, मतलब ये काम करने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है। तो ये देना लेना जो है ना कार्बन के लिए आसान नहीं है। किसी को जैसे सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, उसने दे दिया, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसने ले लिया, तो वहां काम हो गया, देने लेने से काम हो गया। लेकिन यहां पे वो इजी था, लेकिन यहां पे ये कंप्लीट कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से ले ले, इतना आसान नहीं है। तो ये समस्या है, इसका समाधान कुछ ना कुछ होगा, ये देना लेना तो काम से, इससे तो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। ये बात यहां पे लिखी है, जानते हैं कि बाहरी कोश यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पूरी तरीके से भर देने से, अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता को समझाया जा सकता है ना। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनको लूज करके ऐसा वो कर सकते हैं। जैसे NaCl है ना, तो Na प्लस आता है और Cl माइनस, तो Na ने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, है ना, ये हो गया। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 का ये केस हमने देखा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नियरेस्ट इनर्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ऐसे कर लो या फिर ये ऐसे भी कर सकता है, मतलब ये अगर ये करना चाहता है तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और ये करना चाहता है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसे देना पड़ेगा, है ना। ये 2 ऑप्शंस अभी हमने देखा।
मतलब यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन खोना पड़े या इन्हें प्राप्त करना पड़े तो क्या इसके लिए काम आसान है? मतलब क्या ये ऐसा हो सकता है? ये संभव है, ये इतना आसान नहीं है, नॉट इजी। तो इसकी तरफ हमें जाना ही नहीं है। ये आप कह सकते हैं, पहला रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से प्राप्त कर ले और अपना कॉन्फ़िगरेशन 2 4 से ये 2 8 बना ले, तो इस केस में ये नेगेटिव आयन पे 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना मतलब 4 नेगेटिव आयन्स है ना, ये आ जाएगा, ऋणायन बना सकता है। लेकिन प्रोटॉन 6 है और 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से कार्बन को मिल गया और फिर ये इस रूप में स्टेबल हो रहा है, तो ऐसे में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। टेक्निकली दिस इज नॉट राइट वे। ये ऑप्शन रूल आउट, कार्बन C4 माइनस कर नहीं सकता है। अब C4 प्लस कर सकता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे करके हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ले ले। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर के ये कर सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन पॉजिटिव आयंस के लिए, इस केस के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये इतना आसान नहीं है, ऐसे समझो। तो ये दोनों रूल आउट कर दो। यहां ये रूल आउट हो गया कि इलेक्ट्रॉन देने लेने की बात यहां होगी नहीं। ये तो समस्या है ना। इसका समाधान क्या है? तो समाधान वही है कि ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना करके, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ले करके नया दे करके या ले करके ना ही बॉन्ड बनाएगा, बल्कि साझेदारी से अपना 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसके 4 है ना, ये अपने पास रखेगा और कुछ दूसरे एटम के साथ, जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 मिल जाएगा तो ये खुश हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन इससे शेयर कर रहा है कार्बन से इलेक्ट्रॉन, कह रहा कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर करने दो, अपना पूरा मत दो, शेयर करने दो, और बदले में मेरा वाला तुम ले लो। तो कार्बन कहता है ठीक है, डील पक्की। ऐसे एक और हाइड्रोजन भी यही काम करता है। तो हाइड्रोजन भी अपना खुश हो रहा है और ये जो कार्बन है, जो जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है बैलेंस ऑर्बिट में, ये चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले रहा है और शेयर करके बॉन्ड बना ले रहा है। ये इसके लिए आसान है, इसीलिए शेयरिंग से यहां बॉन्ड बनता है। So carbon overcome this problem by sharing its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other element। ये कार्बन के साथ भी शेयर कर सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी शेयर कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी शेयर कर सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को स्टेबल करने के लिए शेयरिंग कर सकता है। तो केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक तत्व भी इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। खास करके नॉन मेटल के बीच इसी तरीके का शेयरिंग होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहता हूं हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, नतीजतन एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से यहां कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। दिस इज कॉल्ड H2। उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये देखो, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है, सॉरी ये ऑक्सीजन है, तो इसको आप ऐसे कर लो, 6 है 8 चाहिए तभी तो स्टेबल होगा। तो 2 इससे शेयर कर लिया इसने, बदले में इस ऑक्सीजन ने इसके 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, नतीजतन इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड का निर्माण हुआ, O2 मॉलिक्यूल बना। ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो सिर्फ कार्बन की बात नहीं है, बहुत सारे, इवन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड बन सकता है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड बन सकता है। तो आप ये हाइड्रोजन वाला देख लो, जैसे अभी मैंने बोला ये शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, H2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं लाइक दिस। उसी तरीके से ऑक्सीजन का देख लो, 6 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 8 चाहिए। तो 6 अपना इनके पास जो है वो है 2 4 2 6 इनका अपना है, लेकिन 2 इधर से ले लिया इन्होंने इस ऑक्सीजन से, मतलब शेयर कर लिया और बदले में अपना वाला भी शेयर कर लिया। तो ये भी ऑक्सीजन खुश, ये भी खुश। तो नतीजतन दोनों ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी।
अब नाइट्रोजन की बात देख लो, 5 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इधर, जैसे ये नाइट्रोजन है ना, ये इसका मैं लिख देता हूं ये 3 और ये 2, और दूसरा नाइट्रोजन का मैं डॉट बना देता हूं। इधर का डॉट इलेक्ट्रॉन है, हालांकि इधर भी क्रॉस है इधर भी क्रॉस है, लेकिन मैंने डॉट बना दिया और इधर को मैंने 2 कर दिया। टोटल नाइट्रोजन का 5, इधर 5 और इधर भी 5, 8 चाहिए ना, तो 3 की साझेदारी करेगा, 5 अपने पास तो रखेगा, 3 इससे ले लेगा, मतलब इससे शेयर कर लेगा, बदले में ये भी इसको शेयर करने देगा, तो दोनों के बीच 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड बना। तो नाइट्रोजन भी तो नॉन मेटल है, तो इसी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच N2 बना, ये 3 लकीर मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड, यही है साझेदारी, है ना। इस प्रकार दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला ये जो बंधन है ना, इसी को हिंदी भाषा में सह संयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सच बॉन्ड्स which are formed by the sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bond. एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज द केस। और दूसरी बात क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड वाले अणुओं के भीतर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो लाइन लिखी है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल क्या हो गए, जैसे CH4 हो गया, ये हो गया, या C2H6 हो गया, मतलब जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, या O2 हो गया, या H2O हो गया, H2O भी तो ऐसे ही होता है ना। तो जो जिस भी कंपाउंड में, जिस भी मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, क्या लिखा है कि कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव strong bonds within the molecules but intermolecular forces are weak. What exactly it means? सह संयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर बॉन्ड प्रबल होते हैं, मतलब जैसे अगर मैं कहता हूं ये सपोज ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये तो स्ट्रांग है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच के आपस का बॉन्ड, लेकिन ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जो जुड़ता है ना, वो कमजोर होता है, लाइक दिस। इस चीज को आप देखो, आपको यहां पे दिख रहा है ये वाला केस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इनके बीच ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक ऑक्सीजन जो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, मतलब O2 के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये वीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स वीक है, लेकिन एक मॉलिक्यूल के जो एटम्स है वो स्ट्रॉन्ग है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का ये भी एक फीचर है, ये आपको याद रखना है। देखो, weak force between molecules means that very little energy is needed to separate them, यानी कि O2 ये सब जो है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही, O2 की बात हो रही, इनके बीच कमजोर शक्ति, तो इनको अलग करने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, है ना। इसीलिए इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। आयनिक में क्या है, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके जो ये मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ना, वो पावरफुल होता है, तो वहां उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ लिटिल एनर्जी। दैट्स वाई ज्यादातर ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, लिक्विड या गैस की अवस्था में रूम टेम्परेचर पर यूजुअली एग्जिस्ट करता है, ऐसा हम कह सकते हैं, और इन्हीं कारणों से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखी है, अणुओं के बीच कमजोर बल का मतलब यही है कि उन्हें अलग करने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लिटिल एनर्जी। अनेक आणविक यौगिक कमरे के ताप पर इसी वजह से तरल या गैस या लिक्विड स्टेट में रहते हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है और आवेशित कण नहीं नहीं बनते। यहां तो चार्ज पार्टिकल तो बनाने साझेदारी हो रही है, इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है, Na+ और Cl- जैसी तो कोई चीज हो नहीं रही है, तो इसीलिए ये फ्री आयंस नहीं है, बिजली का गुड कंडक्टर नहीं हो सकता, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड
यूजुअली हम क्या बोलते हैं? सो कोवैलेंट कंपाउंड ऐसे समझ लो, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब पानी भी कोवैलेंट है, लेकिन उसमें नमक मिला दो, इंप्योरिटीज मिला दो, तो उसके कारण फिर इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होता है। ऐसे प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। सो कोवैलेंट कंपाउंड में इसी वजह से इसको हम नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। अब जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे कैरी करना है। जैसे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके एक बॉन्ड बनाता है, और ये हमने अभी अभी देखा था ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका क्या मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, तब जाकर के कोवैलेंट बॉन्ड बनना, और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो इन चारों ऑप्शंस में कौन सबसे सही तरीके से इस शेयरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है? या तो आप इसे ऐसे शेयर करो, एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और एक को क्रॉस से, तो लाइक दिस एंड लाइक दिस चलेगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका 3 इलेक्ट्रॉन और इसका इधर का 3 इलेक्ट्रॉन, बाकी इधर का 2 इधर का 2, ऐसे। तो किससे मैच कर रहा है? तो इधर वाला नहीं इधर वाला नहीं, किससे? देखने से ही लग रहा है। इसका मतलब है कि इसने इसका ये इलेक्ट्रॉन लिया, शेयर किया, और इसने भी इसका शेयर किया, तो बीच में ये 3 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ। तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो यही इसका बेस्ट स्ट्रक्चर है। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड, जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो सही क्या है? आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, ये झूठ है। अभी हमने देखा कि कोवैलेंट कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम कह सकते हैं दिस आर बैड कंडक्टर, है ना। तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो सही है, यानी दूसरा वाला तो सही है, पहला वाला तो नहीं। और पहला वाला नहीं तो ए ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया। कम से कम दो ऑप्शन से हमने, दो इनपुट से हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, क्योंकि ए हो ही नहीं सकता है, और सी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ए और सी में ये चीज लिखी हुई है कि गुड कंडक्टर, जो कि संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये तो आंसर सही है, मतलब दूसरा वाला तो सही है। तीसरा देखते हैं, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं, have strong forces of attraction between their molecules। मतलब O2 O2 के बीच में OO की बात नहीं हो रही है, OO के बीच में ये तो स्ट्रांग है, यहां इसकी बात हो रही है। ये तो वीक होता है ना, अभी अभी हमने देखा है ना। दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, नहीं, दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, यानी कि इनके अणुओं के बीच, अणु के परमाणुओं के बीच तो प्रबल होता है, लेकिन अणुओं के बीच में कमजोर होता है। बात समझ में आ रही है आपको? होपफुली ये आपको समझ में आ रही है, मैं ऐसा समझ रहा हूं। तो दूसरा और चौथा ये सही है, ठीक है ना। देखो भाई साहब, कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ये था ना, और फिर ये स्टेबल हो जाता है कैसे? 4 अगर इसके पास ऑलरेडी है और 4 शेयर कर लेते हैं, तो ये इस रूप में आ जाता है। अब पूछा क्या जा रहा है कि कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक बात है, अभी हमने देखा था। इसका मतलब है 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन बॉन्ड बना लेता है। फिलहाल 4 बॉन्ड्स के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका विन्यास प्राप्त करता है? मतलब ऐसे से अगर ये ऐसे चला जाता है तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? टोटल एटॉमिक नंबर कितना हो गया? कार्बन का ये 6 है, लेकिन ये इस रूप में अगर शेयर करके ऐसे पहुंच जाता है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये किसका है? तो नियरेस्ट इनर्ट गैस कार्बन के लिए कौन होता है? अभी मैंने इसका जिक्र भी किया है, ये हीलियम का तो 2 ही होता है, तो हीलियम होगा नहीं, नियन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन। नियन के बाद आर्गन आता है, तो ऑब्वियसली ये नियॉन का है। तो इस, और ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो इसके पास ये जाना चाहता है कार्बन।
पानी वाला डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे खुद ही देखो आप। पानी क्या है? H2O, कोवैलेंट कंपाउंड है एक तरीके से। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, कार्बन नहीं है बट कोई बात नहीं, कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो अब देखो, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 और 6 मैंने कर दिया, और हाइड्रोजन का 1 होता है, ऐसे ही है। तो 6 ऑक्सीजन के पास है, उसको 2 चाहिए, तो पहले तो ये दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ऑक्सीजन को, बदले में हाइड्रोजन को अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर करने देता है। तो ऐसा ही कुछ बॉन्ड बना ना, एक इलेक्ट्रॉन एक इस हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन शेयर करता है, और तब जाकर के ये बॉन्ड बनता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहां एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका होना चाहिए। किसमें दिख रहा है? इस पिक्चर में मुझे एक हाइड्रोजन का दिख रहा है, लेकिन मतलब ऑक्सीजन या हाइड्रोजन में से किसी एक का दिख रहा है, 2 डॉट नहीं दिख रहा है। यहां इधर 2 दिख रहा है, लेकिन इधर एक ही दिख रहा है। इधर देखो, इधर मुझे क्लियरली 2 डॉट दिख रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, और इधर भी 2। तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलाकर के ये टोटल 2 हो गया है ना। तो यही तो सबसे सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है इसको, ठीक है ना। तो सबसे सही तरीका, और ये दोनों जो था ऊपर वाला, ये शेयरिंग में भाग नहीं ले रहा है ना। अगल बगल वाले एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, ये शेयर कर रहे हैं, ये इसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसी चीज को ऐसे इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको आप कैरी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक और स्ट्रक्चर की बात कर ले। क्या है स्ट्रक्चर? मतलब एक कॉन्सेप्ट है, कार्बन की बात हो रही है ना, तो अगर कार्बन की बात हो रही है तो कार्बन के अलग अलग पहलुओं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये भी तो एक पहलू है, कार्बन के एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? अपरूप, अपरूप, अलग अलग रूप। ये हीरा है, क्या हीरा कार्बन होता है? हाँ जी भाई साहब, कार्बन ही होता है। ये ग्रेफाइट है, क्या ये कार्बन होता है? हाँ जी। कोयला, क्या ये कार्बन होता है? फुटबॉल के आकार का बकमिंस्टर फुलरीन, क्या ये भी कार्बन है? ये सब कार्बन के ही रूप। और कार्बन मतलब एक ही एलिमेंट के वो अलग अलग फॉर्म, अलग अलग रूप, जो सेम फिजिकल स्टेट की अवस्था में है। मतलब ये डायमंड भी हार्ड होता है, ये भी सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड ही है, ये नहीं कि एक सॉलिड है, एक लिक्विड और एक गैस है, सेम फिजिकल स्टेट में है। लेकिन केमिकल तौर पर देखा जाए तो ये सब के सब, ग्रेफाइट हो, डायमंड हो, ये सब कार्बन ही है। केमिकल बिहेवियर इसका कार्बन वाला ही है, लेकिन इसके भौतिक गुण जो है ना, उसमें अंतर होता है। फिजिकल अपीयरेंस, जैसे हीरा बहुत चमकता है, बहुत हार्ड होता है, ग्रेफाइट भी हार्ड होता है लेकिन उतना नहीं होता है ना। इनके भौतिक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे अंतर है। तो ये सब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिजिकल अपीयरेंस, शेप, साइज, ये सब भौतिक गुण होते हैं। तो कार्बन, ग्रेफाइट, इन सब के भौतिक गुण में अंतर हो सकता है, होता है, लेकिन रासायनिक तौर पर ये कार्बन है। तो एक ही एलिमेंट के वो अलग अलग रूप, जिनके रासायनिक गुण में भी सिमिलर हो बट भौतिक बिहेवियर में अंतर हो, उनको एलोट्रॉप्स कहा जाता है। जैसे कार्बन के ये कुछ एलोट्रॉप्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ कुछ लिखा भी है, 2 or more than 2 फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट के 2 या 2 से अधिक ऐसे रूप, हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण डिफरेंट हो सकते हैं। हीरे का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेफाइट के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से अलग हो सकता है, हीरे के शेप, स्ट्रक्चर ग्रेफाइट से अलग हो सकता है। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट अल्टीमेटली डायमंड भी कार्बन है, और ये भी कार्बन का बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन। तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज कंपैरेटिवली सेम होते हैं। सो इनको अपरूप कहा जाता है। कार्बन के कितने अपरूप यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं आपको, जो सबसे कॉमन तौर पर आप लोगों को पता भी होता है? एक डायमंड, सब कार्बन का बना है, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा C60,
बकमिंस्टर फुलेरीन जिसको हम कहते हैं, फुटबॉल जैसा इसकी आकृति आप देख सकते हैं। तो ये सब कार्बन है। इससे ऑर्नामेंट गहना बनाया जाता है और इससे कई उपयोगी सामग्री, पेंसिल से लेकर कई सारी चीजें बनाई जाती है इससे, ग्रेफाइट से। सबका अपना इंपॉर्टेंस है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो सीधे सीधे आप समझो कि ये डायमंड है, पहला वाला विजुअल जो आपको दिख रहा है ना, ये डायमंड को रिप्रेजेंट करता है। और डायमंड में ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं, नीचे वाला नहीं, फुलरीन की बात नहीं कर रहा हूं। डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड होते हैं। ये आप देखो, आप कहीं भी अपने नजर को एक बार टिका लो, जैसे ये वाला देख लो, आपको यहां पे दिख रहा है एक कार्बन के साथ 1 2 3 और एक नीचे की तरफ 4 कार्बन जुड़ा हुआ है। ये इसमें आप देख लो, जैसे ये कार्बन है, एक कार्बन इधर, एक इधर, एक इधर, और इसके पीछे एक ले लो, 4 कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, 3D पिक्चर होता है ये इस तरीके से। इसके साथ देख लो, फिर आप इसके साथ देख लो, 4 कार्बन का है। लेकिन अगर ग्रेफाइट में देखोगे तो एक कार्बन के साथ ना ऐसे 3 कार्बन का जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होने के लिए ना एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, तब जाकर के वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। खैर, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हमें समझना है। आप डायमंड का स्ट्रक्चर आप देखो, ये वाला ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड रूप में होता है, हेक्सागोनल लेयर, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे लेयर होता है। और ये फुटबॉल जैसा है, बकमिंस्टर C60 जिसको कहते हैं। तो प्रकृति में कार्बन तत्व विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाए जाते हैं। कार्बन के अलग अलग भौतिक रूपों वाले पदार्थ हमारे प्रकृति में उपलब्ध है, चाहे वो कोयला हो, डायमंड हो, ग्रेफाइट हो। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन परमाणुओं से बने, दोनों कार्बन है। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। What is this? Both diamond and graphite are formed by the carbon atoms. The difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ता है, किस तरीके से जुड़ता है, उसी से ग्रेफाइट के अलग स्ट्रक्चर बनते हैं और हीरे के अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। हीरे में अगर बात करें तो हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बॉन्डेड होते हैं, जिससे एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। दृढ़ 3 आयामी संरचना जिसको कहते हैं, 3D स्ट्रक्चर बनता है। और ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का बॉन्ड कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे हेक्सागोनल एक एरे स्ट्रक्चर मिलता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, लाइक कुछ इस तरीके से आप देख लो, ये हेक्सागोनल टाइप का ये दिख रहा है, इस तरीके से, है ना। और एक के ऊपर एक लेयर जैसी संरचना बनती जाती है। यही बात यहाँ पे लिखी है। इनमें से एक आबंध, मतलब एक कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन एटम जुड़ रहा है तो ऑब्वियसली एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जिससे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए। इनमें से एक आबंध द्विबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और ग्रेफाइट की संरचना में जो हेक्सागोनल लेयर है ना, ये एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे जैसे पेपर होता है ना, पेपर के ऊपर पेपर, पेपर के ऊपर पेपर, ऐसे व्यवस्थित होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें कई सारे अंतर आपको दिख रहे हैं, डायमंड और ग्रेफाइट ऑल्दो कार्बन के ही रूप है, इसमें डिफरेंस इसके स्ट्रक्चर के कारण, इसके बनावट के कारण है। डायमंड में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, इसकी संरचना 3D स्ट्रक्चर की होती है। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है और हेक्सागोनल एक लेयर बनाता है, और एक के ऊपर परत जैसी इसकी व्यवस्था होती है। और यही है, मतलब जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में ही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, कि तभी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी।
ठीक है, करें। इन्हीं संरचनाओं के कारण इनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि रासायनिक तौर पर ये कार्बन ही है, रासायनिक प्रॉपर्टी सेम है, रिएक्शंस किसका किसके साथ रिएक्शन होगा, कैसे होगा, वो केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब डिफरेंट होते हैं। कहते हैं हीरा या डायमंड अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थों में से एक है, जबकि ग्रेफाइट काफी चिकना और फिसलनशील होता है इसकी संरचना के कारण। पिछले अध्याय में आप जिन अधातुओं के बारे में आपने पढ़ा है ना, उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, डायमंड नहीं है, ग्रेफाइट करता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी संरचना ऐसी होती है कि फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ये अपवाद है एक तरीके से, नॉन मेटल यूजुअली कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। और कहते हैं कि शुद्ध कार्बन को, जो प्योर कार्बन होता है ना, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके आर्टिफिशियल डायमंड बनाया जा सकता है। ये सत्य है, डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक डायमंड। ये संश्लेषित हीरे आकार में काफी छोटे होते हैं, देखा जाए तो ये नेचुरल हीरे की तरह ही होते हैं, बट अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब ये, इसको आप असली हीरे से अलग नहीं कर सकते, साइज में छोटे छोटे होते हैं, तो आर्टिफिशियल तरीके से भी अंडर सर्कमस्टांसेस आप डायमंड बना सकते हैं, अच्छी बात है। और तीसरा अपरूप क्या था, फ्लोरीन, कार्बन का एक अन्य अपरूप है। सबसे पहले इसे C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, और चूंकि ये अमेरिकी एक आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर, उनके द्वारा ये डिजाइन बनाया गया था जो जियोडेसिक गुंबद के समान था, इसलिए इसको फ्लोरीन नाम से जाना जाता है C60 को। तो ये भी एक अपरूप है कार्बन का। सो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बकमिंस्टर फुलरिन का नाम सुना है, आप कहेंगे हाँ सुना है, किसका एलोट्रॉप है, तो कार्बन का है ना, बात खत्म, लगा दो सीधा। अब शुरू के सेशन में हमने बात की थी कि कार्बन यहां वहां हर जगह किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं और वर्सटाइल नेचर होता है कार्बन का। इसका रीजन क्या है, बहुत सारे इसके कंपाउंड्स हैं, मिलियंस में कंपाउंड है, बाकी सभी एलिमेंट्स के कंपाउंड को मिला दो, एक जगह रख दो, और कार्बन के अकेले कंपाउंड्स को रखो, तो कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या कहीं ज्यादा होगी। इसमें कहा जाता है कि हाल ही में कुछ केमिस्ट द्वारा सूत्र सहित, फॉर्मूला सहित ज्ञात कार्बन की यौगिकों की गणना की गई है। विद द फॉर्मूला उन्होंने काउंट किया कि कार्बन के कितने कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, जो कुछ मिलियन में आकी गई है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। एक साइड में सारे कार्बन को छोड़ करके जो जितने एलिमेंट है ना, 117 एलिमेंट, उनके कंबाइंड कंपाउंड की संख्या एक जगह, और कार्बन के अकेले कंपाउंड की संख्या एक जगह, तो पलड़ा कार्बन का ही भारी। तभी तो इसको वर्सटाइल, यूनिवर्सल, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है कि यह गुणधर्म सिर्फ कार्बन में ही मिलता है, एलिमेंट तो और भी है, और किसी तत्व में तो ऐसा इस तरीके का नेचर नहीं होता है जिसके कारण वो इतनी संख्या में कंपाउंड तो नहीं बनाते। तो अब इसके देखा जाए तो इसके तीन कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, कार्बन क्यों वर्सटाइल है, इसके तीन कारण है। एक, कॉन्टिनेशन, इसको हम श्रृंखलन कहते हैं, लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है, एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे करके 20 30 40 50 ऐसे कार्बन लंबे लंबे चेन बना सकता है। कार्बन की टेट्रावैलेंसी, 4 संयोजकता, दूसरा कार्बन, और तीसरा छोटा साइज, कार्बन के आकार का छोटा होना। इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये होल्ड करके रखता है, बहुत ज्यादा अगर साइज बड़ा होगा तो होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा इसके। तीन बड़े रीजन है। तो पहला रीजन क्या लिखा है,
कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने का एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसको हम श्रृंखलन कहते हैं, सीरीज बनाना, चेन बनाना। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। भांति भांति के सीरीज, मतलब 20 कार्बन, 50 कार्बन, 80 कार्बन सब जुड़ करके कंपाउंड बना सकते हैं, लंबे लंबे। इवन प्लेन चेन, रिंग चेन, बहुत तरह के श्रृंखला बनाने की क्षमता इसमें होती है। साथ ही कार्बन के परमाणु एक, दो अथवा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में ये तीनों संभव है। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आवरण से जुड़े कार्बन, जैसे ये बात शायद आप लोग जानते होंगे, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जैसे हाइड्रोकार्बन की बात करें ना, तो हाइड्रोकार्बन जब आप पढ़ते हो ना, तो आपने देखा होगा, अगर ऐसा मैं कुछ लिखता हूं, ये इथेन है, ठीक है ना, C2, कार्बन कार्बन के बीच में यहां सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको, या मीथेन है या जो भी है, इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड, संतृप्त। लेकिन अगर दो कार्बन हो, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा, कम से कम एक डबल बॉन्ड, या फिर मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, ये भी हो सकता है ना। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर है कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड कह सकते हैं। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में ये है तो दिस इज सैचुरेटेड। लेकिन अगर ये है या फिर ये है, तो इन दोनों को अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले को अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में रखते हैं। और अभी इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक ये चेन बनाने का गुण पाया जाता है ना, वो किसी और तत्व में बिल्कुल नहीं मिलता है। सिलिकॉन कहते हैं, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिसमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला संभव है। 7 या 8 परमाणु आपस में जुड़ सकते हैं, लेकिन कार्बन इससे कहीं आगे नंबर ऑफ कार्बन के साथ जुड़ करके श्रृंखला बना सकते हैं। और कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है ना, ये काफी स्ट्रांग होता है और ये स्टेबल भी होता है। तो कंपाउंड तो बनाएगा, बहुत सारे यौगिक तो बनाएंगे, तो ये इसे इस लायक बनाता है। तो पहली चीज है लंबी सीरीज बनाने की क्षमता, स्टेबिलिटी में रहने की इसकी क्षमता, इसके कारण बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। और दूसरी, इसकी संयोजकता 4 वैलेंसी 4 होती है। तो इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एलिमेंट के साथ, कुछ अन्य एटम के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। 4 संयोजकता मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड बना सकता है। तो इसीलिए एक कार्बन अगर जुड़ेगा, मैक्सिमम कितने कार्बन से जुड़ सकता है? तो 4 कार्बन से जुड़ सकता है। ये भी इसको इस लायक बनाता है कि बहुत सारे कंपाउंड बना दे। ये 4 कार्बन से जुड़ेगा या कुछ ऐसे एलिमेंट से भी जुड़ सकता है जो कार्बन नहीं है लेकिन कार्बन के टेट्रा वैलेंसी को फुलफिल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी टेट्रा वैलेंसी भी इसको इस काम में मदद करता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, अन्य जो नॉन मेटल है ना, इनके साथ भी कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं, यानी सिर्फ कार्बन पर डिपेंड नहीं करते हैं। अब मान लीजिए, जैसे सपोज कीजिए मैं कहता हूं CH4, ये कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा भी कर सकता है, CH3OH भी बना सकता है, या फिर ये CH3Cl भी बना सकता है, ठीक है ना, या फिर ये मतलब और भी। तो यहां पे इसके जो गुण है, या सपोज ये ऐसे भी बना सकता है C2H5OH या फिर C3H7OH, इस तरीके से ये कंपाउंड बना सकते हैं। दैट मीन्स अब इसके जो गुण है ना, कार्बन 2 है या 3 है या 4 है, इससे ज्यादा इस पे ये डिपेंड करता है कि इसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल या क्लोरीन या आयोडीन।
तो ऐसे बहुत सारे वेराइटीज ऑफ कंपाउंड कार्बन बना सकता है। तो यही बात लिखिए कि ऑक्सीजन के साथ भी, जैसे CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, या COOH, देख रहे हो ये सब। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अलग अलग कैटेगरी के ये बहुत सारे नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। फिर कुछ फंक्शनल ग्रुप बनते हैं और वो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन में जाकर के एसोसिएट हो जाते हैं और फिर उससे उसके गुण बन जाते हैं, नए तरह के पदार्थ बन जाते हैं। और अधिकतर जो अन्य एलिमेंट्स के साथ कार्बन बॉन्ड बनाते हैं ना, ये अत्यंत प्रबल होते हैं, जिससे कि ये यौगिक स्टेबल होते हैं। नहीं कि अभी बॉन्ड बनाया और अभी टूट जाएगा, नहीं, अत्यंत मजबूत बॉन्ड बनाते हैं और ये स्टेबल होते हैं। और तीसरा जो कारण मैंने बोला था वो भी सही है कि कार्बन द्वारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड निर्माण का एक कारण है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर कार्बन का है, मान लो कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में स्ट्रॉन्ग बना, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, एक कारण इसका ये भी है कि इसका आकार छोटा है। कार्बन का साइज बहुत बड़ा नहीं है एटम के तौर पर, तो इसके छोटे आकार के कारण जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये उसको होल्ड करके रखता है, मजबूती से पकड़े रहता है। अगर ज्यादा दूर होगा तो फिर मुश्किल हो जाए। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बॉन्ड थोड़े से दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं। The bonds formed by elements having bigger atoms are much weaker as compared to the smaller atom. तो साइज छोटे होने के कारण भी इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो तीन कारण है जिसके कारण इसको हम कह सकते हैं कि यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह किसी न किसी रूप में ये उपलब्ध रहता है। एक, अत्यधिक श्रृंखलन बनाने की संभावना। एक, कार्बन कई सारे कार्बन के साथ जुड़ करके लंबे लंबे चेन बनाते हैं, स्टेट चेन बनाते हैं, ग्रुप चेन बनाते हैं, ब्रांच चेन बनाते हैं, बहुत सारे चेन बना सकते हैं। फिर उसके साथ साथ इसकी टेट्रावैलेंसी इसको इस काम में मदद करती है। इसका छोटा शेप साइज होना भी स्टेबल कंपाउंड देने में इसको हेल्प करता है ना। तो ये सब तीन कारण है जिसके कारण इसको वर्सटाइल के कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये याद रखना है। कार्बन के यौगिक के बारे में एक और बात जान लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको हम लोग कहते हैं, इसको भी आपको समझना है। कैसे समझेंगे, कहानी है यहाँ पे। दुनिया में बहुत सारे पदार्थ ऑर्गेनिक ही होते हैं। पेड़ पौधे, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर सब ऑर्गेनिक ही कंटेंट है, कार्बन होते हैं। बहुत सारे पदार्थ जो हम खाते हैं उसमें कार्बन के कंटेंट मौजूद होते हैं। और अभी अभी हमने देखा कि कार्बन में जो दो विशिष्ट लक्षण होते हैं ना, एक टेट्रावैलेंसी और दूसरा श्रृंखलन बनाने की, लंबी लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता। तो इन दो कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों, टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन, से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। यस, वी नो दैट। Two characteristic features seen in carbon, that is tetravalency and catenation, put together to give rise a large number of compounds, millions, millions में अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े हुए होते हैं। अनेक अन्य कंपाउंड्स के कार्बन वाले या अन्य समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़ सकते हैं। और मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त किया जाता था। ओरिजिनली ये जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, नेचुरली पदार्थों से प्राप्त किया जाता था, पेड़ पौधों से, उसके प्रोडक्ट से, एनिमल से, ऐसा प्राप्त किया जाता था ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसीलिए ये समझा जाता था उस दौर में कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन वाला कंपाउंड कहीं से प्राप्त किया जा सकता है, कार्बन के यौगिक, तो उसमें लाइफ होगा, लाइफ वाली चीज हो, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो या ऐसे कोई भी अनलिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें होगा। मतलब आर्टिफिशियल तौर पर लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जा सकता है, ये उस दौर में कम से कम 1828 ईस्वी से पहले के दौर में ये तथ्य उपलब्ध नहीं थे।
इसलिए ये माना जाता था उस दौर में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति आवश्यक है। वाइटल फोर्स थ्योरी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। लैब में कम से कम ऑर्गेनिक कंपाउंड आप नहीं बना सकते हैं। ये उन्हीं पदार्थों में होते हैं जिसमें लाइफ होती है, चाहे प्लांट्स हो, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, एनिमल हो, या कोई लाइफ वाला प्लांट ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ वाली शक्ति जिस पदार्थ में है, जिस चीज में है, उससे आप ऑर्गेनिक कंटेंट प्राप्त कर सकते हो। कम से कम लैब में नहीं प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इस तथ्य को तोड़ दिया, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। किसने रिजेक्ट किया? आपको स्क्रीन पे ये नाम दिख रहा है, फ्रेडरिक वहलर। ये नाम याद रख लो। कहते हैं 1828 में 1828 में फ्रेडरिक वहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इस सिद्धांत को ही गलत प्रमाणित कर दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत कर दिया। अब देखो, अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंटेंट, इससे एक ऑर्गेनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण लैब में कर दिया। ठीक है। तो इसीलिए इनके बारे में देखो, यही है वो महानुभाव जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को खत्म कर दिया, इसके कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। क्योंकि 1828 में इन्होंने पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि यूरिया है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दुनिया का पहला ऑर्गेनिक सिंथेसाइज प्रोडक्ट यही है, ये पूछा जा सकता है। इसे किससे प्राप्त कर लिया गया था? इनऑर्गेनिक स्रोत से, अमोनियम साइनेट से प्राप्त किया गया था। तो इन्होंने जीवन शक्ति वाले सिद्धांत की अवधारणा को गलत साबित कर दिया। इन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, इनऑर्गेनिक कंटेंट से भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट को। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिक पदार्थ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त हो। ठीक है ना। तो ये वॉलर का नाम याद रखेंगे आप, बड़ा नाम है ये केमिस्ट्री। ठीक है ना। बट आज के टाइम में देखा जाए तो कार्बाइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है ना, कार्बाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इन सब में कार्बन होते हैं। तो इनका अध्ययन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, कार्बाइड हो गया। बाकी अन्य जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए एक अलग ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें उसको पढ़ा जाता है। तो ये भी एक तथ्य है कि कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इनका अध्ययन स्टिल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। बट बाकी और भी एल्कोहल, एसिड, कीटोन, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, ऐसे पदार्थों का अध्ययन जिसमें कार्बन नहीं हो, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़ करके, जैसे कार्बोनेट का अध्ययन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन का अध्ययन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब हो गया, या कार्बाइड्स हो गया, या कार्बन कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, इनका अध्ययन, 3-4 पदार्थों का जो कार्बन का कंपोनेंट वाला है, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अपवाद है। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादातर ऐसे पदार्थों को डील करता है जिसमें कार्बन नहीं होता है, जैसे H2SO4, HCl, HNO3, ऐसे मतलब, और भी ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है। ऑल दो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब भी इनऑर्गेनिक ही है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, ये सब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब ऑर्गेनिक है। हायर स्टडी में आप आगे और भी पढ़ोगे। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की बात तो अभी हमने कर ही ली है। फिर भी वैसे आपको पता है, अगर ऐसा है तो सैचुरेटेड, अगर ऐसा है या फिर ऐसा है डबल या ट्रिपल, तो उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है ना। तो सैचुरेटेड कार्बो हाइड्रोकार्बन, पहले तो हाइड्रोकार्बन देख लो। जैसे इसको समझने के लिए ना आप ऐसे समझ लो कि मैं हाइड्रोकार्बन के जरिए चीजों को समझा रहा हूं। हाइड्रोकार्बन, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा तीसरा एलिमेंट दिख रहा है? नहीं ना। C2H6, C2H4, C2H2, ऐसे और भी बढ़ा सकते हो, C3H6, ETC, ये सब के सब हाइड्रोकार्बन। और इसमें से कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं
जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ ही नहीं सकता है। जैसे अल्केन ग्रुप के हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, अल्केन की अगर मैं बात करूं तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जैसे आप मीथेन लिखते हो, मीथेन ANE जहां आ गया लास्ट में समझ लेना वो अल्केन है, मीथेन। इसमें n=1, कार्बन एक। अगर आप इथेन लिखते हो तो एथ का मतलब होता है n=2। अगर आप प्रोपेन लिखते हो, ये सब अल्केन के एग्जाम्पल्स हैं, n=3। और इन सब का फॉर्मूला लिखना है तो इससे आप फॉर्मूला लिख सकते हो। कैसे? तो अगर आप मीथेन लिखना चाहते हो तो C1n=1, पहले का मैं बता रहा हूं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, H2 × 1 + 2 यानी CH4 हो गया ये। अगर आप इथेन लिखना चाहते हो दूसरा तो C2H2 × n=2 लगा दो, 2n, तो 2 लगाया, n=2 + 2 तो C2H6। ऐसे प्रोपेन का भी कर सकते हो, n=3 लगा दो। तो जो अल्केन वाला होता है ना, जिसका जनरल फॉर्मूला ये होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ऑलवेज, कभी भी, चाहे 20 कार्बन एटम हो या 15 कार्बन एटम हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो ऐसे सिंगल बॉन्ड वाले को हम सैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन एक होता है अल्कीन और दूसरा होता है अल्काइन। तो अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, कम से कम एक कार्बन के बीच, एक कार्बन, एक डबल बॉन्ड तो आपको मिलेगा। और अल्काइन में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो वो अनसैचुरेटेड के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। और इसका फॉर्मूला देखो, अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि इथेन, ANE है यहाँ पे, अल्कीन, लेकिन अगर मैं इथीन की बात करूं, प्रोपीन की बात करूं, जैसे प्रोपीन कह रहा हूं, लास्ट के लाइन देखो, ये किससे मिल रहा है? अल्कीन से, ENE। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोप का मतलब n=3, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, तो C3H6, सिंपल, प्रोपीन। अगर ये प्रोपाइन लिखना होगा, प्रोपाइन YNE, तो जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 लगा दो, तो C3H2 × 3 - 2, तो कितना हो जाएगा भाई? निकाल लो, है ना। तो ये केस अल्कीन का, अल्केन का होता है +2, अल्कीन का होता है CnH2n ओनली, और अल्काइन का होता है CnH2n-2। तो अगर YNE कहीं दिख जाए तो ये फॉर्मूला। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिलीन भी बोलते हैं इसको, इथाइन YNE, है ना। तो ये YNE है, तो फॉर्मूला तो, जनरल फॉर्मूला तो पहले ये लगाना है। अब इसी में n की वैल्यू पुट करो, C2H2 × 2 - 2 यानी C2H2। और अगर आप इसको स्ट्रक्चर के तौर पर रिप्रेजेंट करोगे तो आपका यही स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बाकी इधर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये अनसैचुरेटेड के कैटेगरी में आ गया। ठीक है। बाकी अनब्रांच चेन, ये आप देख सकते हो कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, C4। और हाइड्रोजन देखो, कहीं भी सिंगल डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं ना, तो ये अल्केन ही होगा। अगर मैं इसका फॉर्मूला, नाम फॉर्मूला आपसे पूछूं, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और अल्केन है तो वैसे भी हमें पता है CnH2n+2 होता है। तो अगर ये 4 हो गया तो C4H2 × 4 + 2, यानी क्या निकलेगा? H10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 हाइड्रोजन। इसको कहते हैं 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन, ब्यूटेन अल्केन, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये सैचुरेटेड है। और कितने, अगर आपको इसमें बॉन्ड काउंट करना हो कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पे देखो, एक, जितनी लकीरें हैं वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देख लो एक बार, काउंट करो, यही देखो ना, और है कहीं पे, आगे देख लेना, अगर काउंट करना हो तो आप काउंट कर लेना, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको यहाँ टोटल बॉन्ड काउंट करना है, कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करना है, तो टोटल लाइंस कितनी दिख रही है, देख लो ना, वही तो नंबर ऑफ बॉन्ड है। इथेन में टोटल बॉन्ड, पेंटेन में टोटल बॉन्ड पूछ दे, 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। सो दिस इज द केस। ये तो स्टेट हो गया अनब्रांच, एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से, ऐसे सीधे जुड़ा हुआ है, स्टेट है, ठीक है ना। लेकिन कार्बन ब्रांच के रूप में भी हो सकता है, देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ना, स्टेट नहीं है, बल्कि ये यहां जुड़ गया, ये भी 5 कार्बन ही है, लेकिन एक कार्बन के साथ, पहले वाले में क्या था, पहले वाले केस में हमने देखा एक कार्बन के साथ मैक्सिमम 2 कार्बन जुड़ सकता है, जैसे इसके साथ 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ 2 कार्बन, लेकिन इसमें देखो, ये एक ऐसा कार्बन है जिसमें 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये एक ऐसा कार्बन है जिसमें 1 2 3 4 जुड़ा हुआ है, ये सब जुड़ सकता है। तो अगर इस तरीके से कार्बन जुड़ा हुआ होता है ना हाइड्रोकार्बन, तो इसको नॉर्मल एल्केन, या 5 कार्बन है ना तो पेंटेन होता है, तो नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। लेकिन अगर लास्ट से, जैसे इधर से काउंट करोगे ना, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा ये लास्ट है, लास्ट से पहले सेकेंड लास्ट ये वाला, इसके ऊपर अगर एक और कार्बन इस तरीके से जुड़ जाए, मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इससे जो पेंटेन बना, ये आइसो पेंटेन बोलते हैं, स्ट्रक्चर का फर्क है, ठीक है। और अगर ये सेकेंड लास्ट वाला 4 से जुड़ जाए, जैसे देखो इसमें 1 2 3 जुड़ा हुआ है, अब यहां पे 4 जुड़ गया, तो इसको नियो पेंटेन कहते हैं। ऑल्दो ये पांचों, तीनों जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है क्या, C5H12 है। इन सब में चाहे नॉर्मल पेंटेन हो, आइसो पेंटेन हो, या नियो पेंटेन हो, इसमें 5 ही कार्बन है और 12 हाइड्रोजन फिक्स है, लेकिन इनका अरेंजमेंट स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक में 5 के 5 कार्बन ऐसे है, 3 2 5, जिसमें मैक्सिमम अगर मैं गिनूं, यहां पे देखो, एक कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर से इधर से इधर से, कहीं भी 3 नहीं दिख रहा है। लेकिन दूसरे में मैं क्या देख रहा हूं, ये नॉर्मल है, इसी को नॉर्मल कहते हैं। दूसरे में मैं क्या देख रहा हूं, ये नहीं, ये छोड़ दो, 1 2 3 4, अब जो सेकेंड लास्ट है, लास्ट वाला इधर से काउंट करेंगे तो लास्ट ये है, दिस इज लास्ट। सेकेंड लास्ट एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2, मतलब 1 2 3, तो इसको आइसो कहते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर देख लो, नॉर्मल में ये एक चेन के रूप में चल रहा है, पांचों के पांचों, लेकिन इसमें देखो एक यहां पे ऐसे जुड़ गया, ऊपर लिख दो नीचे लिख दो चलेगा, 5 ही है, लेकिन ये वाला जो सेकेंड लास्ट कार्बन है ना, उसके साथ एक और कार्बन अटैच्ड है, तो टोटल एक कार्बन से मैक्सिमम 3 कार्बन जुड़ गया। और इसमें देखो एक कार्बन से 1 2 3 4 जुड़ गया है, तो इसको नियो बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब पेंटेन ही है, एक नॉर्मल है तो एक आइसो है, एक नियो है। केमिस्ट्री की भाषा में, हालांकि इसके बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आपको बताया गया है, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में इसको कुछ कहा जाता है, आप इसे कह सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इस प्रोसेस को कहते हैं। ये आइसोमर्स है, नॉर्मल पेंटेन
आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, दीज आर, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है लेकिन स्ट्रक्चर का फर्क है, तो इनको हम आइसोमर्स कहते हैं, समावय इसको कहते हैं। और संरचनात्मक अंतर है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल है, संरचना में फर्क है, तो ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ ब्रांच चेन भी बनते हैं साइक्लिक विधि के, एक कार्बन दूसरे से, ऐसे तीसरे से 6 कार्बन साइक्लिक ग्रुप में जुड़ गया, और इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ गया, मैक्सिमम जितना जुड़ सकता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 को सेटिस्फाई करना होता है। तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 यहाँ पे सबकी 4 है, इसको हेक्सेन बोलते हैं, मतलब साइक्लोहेक्सेन, साइकिल में है ना। लेकिन C6 और H12 है तब जाकर के बना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि C6 और H6 भी हो, तो ऐसे ही एक साइकिल बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन आधा हो गया, 12 के बदले में 6 हो गया, तो कार्बन की वैलेंसी तभी सेटिस्फाई होगी जब 4 इसमें बॉन्ड आपको दिख जाए। तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा करके आप इस स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब यहां पे आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अगला वाला इधर भी छोड़ दो, अगला वाला सिंगल रहेगा, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड लगा दो। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब यही होता है। ये बेंजीन का एक तरीके का फॉर्मूला है। C6H6 बेंजीन है, लेकिन C6H12 हेक्सेन है, साइक्लिक हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन जिसको हम कहते हैं। तो हेक्सेन और बेंजीन में हाइड्रोजन का फर्क है, और इसी कारण से बॉन्ड का फर्क हो जाता है। तो बॉन्ड का फर्क कैसे है? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, अगर यहां पे आपने इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो इस पे नहीं, अब अगले पे लगाओ, इस पे लगा दिया तो इस पे नहीं, अगले पे लगाओ, इससे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड रहेगी। तो इस तरीके से आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, हायर स्टडी में बेंजीन को ऐसे लिखा जाता है, आप पढ़ोगे आगे। तो कार्बन ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी सीरीज बना सकता है, ये सारे के सारे कार्बन की कैटेगरी है, ठीक है, और इनका अपना महत्व है, इन सबको हमें एक एक करके समझना है। बाकी मीथेन, इथेन, प्रोपेन की बात करें, ब्यूटेन की बात करें, तो इन सब के ऊपर हमने बात कर ली है। मीथेन अल्केन है, ये एक कार्बन N=1, यहां N=2, N=3, N=4, N=5, N=6। तो इसका फॉर्मूला अल्केन का जो होता है ना, CnH2n+2, उससे आपने ये फॉर्मूला निकाल लिया, और स्ट्रक्चर भी आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अल्कीन में क्या होता है? CnH2n ओनली। तो इथीन में क्या होगा इस फॉर्मूला से? N=2, प्रोपीन में N=3, ब्यूटीन में N=4, तो आप सीधा लिख सकते हैं। और ENE है तो एक डबल बॉन्ड तो कम से कम यहां आएगा, तो ये अनसैचुरेटेड है, तभी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। एक डबल बॉन्ड तो आपको यहां पे दिख रहा है इथीन में। और इथाइन अगर होगा, मतलब अल्काइन होगा, तो उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड कम से कम होगा। बेंजीन की बात करें, C6H6, इसका फॉर्मूला, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको देखना है तो देखो, कहां 6 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, यहां तो मुझे 6 हाइड्रोजन नहीं दिख रहे, 5 ही दिख रहे, इधर तो 6 से ज्यादा दिख रहा है, 6 इधर दिख रहा है, और 2 2 4 6 8 दिख रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता है। और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होनी चाहिए। अगर यहां पे डबल बॉन्ड है तो अगले वाले में नहीं होगा, फिर उसके अगले वाले में होगा, फिर अगले वाले में नहीं होगा, अगले वाले में होगा। तो ये बेंजीन का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इथाइन की बात करें तो इथाइन, YNE, इथ, ETH जैसे ही आ जाता है, N=2, मेथ N=1, एथ N=2, प्रोप N=3, ये सब केस है ना। तो अगर YNE है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्काइन का फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला अभी हमने देखा, CnH2n-2, तो C2 करो, H2 × 2 करो, -2 करो, तो C2H2। और अगर C2H2 है, 2 ही हाइड्रोजन है, तो हमारे पास कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 4 होती है ना कार्बन की वैलेंसी, तो यहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना ही पड़ेगा। तो यही है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यही है केस इसका, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है इसमें,
तो अनसैचुरेटेड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। एन अल्केन में तो सिंगल बॉन्ड होता है, तो एन वाला काट दो, पहला ऑप्शन कट गया, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। प्रोपीन हो सकता है, प्रोपाइन हो सकता है, दूसरा तीसरा तो हो ही सकता है। इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये दोनों तो होगा, दूसरा तीसरा कहाँ आ रहा है। इसके अलावा और चुनना नहीं, क्लोरोप्रोपेन ये भी नहीं, इसमें भी नहीं होगा। तो खैर इसी से हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन से हमें आंसर मिल गया। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अब प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आंसर दे दीजिए, उसके बाद आगे के सेगमेंट में बाकी के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। पेंटेन है C5H12, 5 कार्बन ऐसे पहले बना लो, 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, हर कार्बन के बीच में बॉन्ड लगा दो। फिर हाइड्रोजन से जितने हाइड्रोजन है सब लगा दो, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। अब देखो कितनी लकीरें हैं, वही है कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आप खुद से काउंट कर लो। कुल मिलाकर के इस तरीके का एक कंपाउंड है जिसमें टोटल कितनी लकीरें आपको दिख रही है, वो सारी लकीरें एक बॉन्ड है। एक बार गिन लो, आपको जितनी लकीरें दिख रही है वही इसका आंसर होगा। डन, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के ये सारे पॉइंट्स अभी आपने समझ लिया है, और मतलब कार्बन कंपाउंड्स की कहानी अभी जारी है। अगले क्लास में इसका दूसरा पार्ट करवाऊंगा और उसमें पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि लंबा चैप्टर है, तो 2 सेगमेंट में इसको मैं पूरा करवाऊंगा, ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर को सेशन को लाइक करो, शेयर करो और लगातार देखते रहो। फेसबुक पेज यही है, साइंस बाय सुमित सर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल भी यही है, तो दोनों जगह आप जुड़ सकते हो, ठीक है जी। ओके, बाय बाय।